सैप। अब ट्रांसपिरेशन क्या है बेसिकली? ट्रांसपिरेशन इज द evaporative loss of water from the aerial parts of the plant, especially the leaves। ये प्लांट के एरियल पार्ट से, खास तौर पे लीव्स की सरफेस से ये evaporative लॉस है वाटर का। जब लीफ की सरफेस से वाटर का लॉस होगा, वाटर evaporate होगा, उसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, सक्शन जनरेट होगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो जाइलम का सैप है इट वुड फ्लो अपवर्ड्स टू द वेन्स ऑफ लीव्स। फिर ये फ्लो करेगा उस नेगेटिव प्रेशर को ऑफ कोर्स काउंटरैक्ट करने के लिए, ये वेन्स ऑफ लीव्स में फ्लो करेगा। लेकिन अब इसके लीव में फ्लो करने की वजह से टॉप से लेके राइट टू बॉटम ऑफ द प्लांट पूरे का पूरा कॉलम जो वाटर का मूव कर जाता है। ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि पूरे का पूरा कॉलम मूव कैसे कर जाता है। चलिए मूव तो कर गया, वेन्स में जैसे ही इवेपोरेशन हुई, नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ, जाइलम से वाटर चला गया वेन्स में, और उस वाटर ना सिर्फ लिमिटेड सा वाटर गया जो कॉलम ब्रेक नहीं होना, टॉप टू बॉटम पूरे का पूरा कॉलम ही मूव करके लाइक वो आगे लीफ की वेन्स तक वाटर और मिनरल्स पहुंच गए। तो अब क्वेश्चन ये है कि पूरे का पूरा कॉलम मूव कैसे करता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर देती है वो जो थ्योरी है उसको बोलते हैं दैट इज अ कोहेजन टेंशन थ्योरी। अब कोहेजन टेंशन थ्योरी क्या है? लेट मी एक्सप्लेन दिस थ्योरी टू यू विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ। जस्ट इमेजिन हियर वी हैव गॉट जाइलम, ये जाइलम की वॉल है, हियर वी हैव गॉट वन वाटर मॉलिक्यूल एंड हियर यू हैव गॉट अनदर वाटर मॉलिक्यूल। अब देख सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल की जाइलम की वॉल के साथ एक अट्रैक्शन है, इसको बोलते हैं ये एडहेसिव फोर्स है। जबकि वाटर के मॉलिक्यूल की अब ये भी देख सकते हैं कि दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ भी अट्रैक्शन है, जिसको बोलते हैं दिस इज द कोहेसिव फोर्स। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, तो वो होती है एडहेसिव फोर्स। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन सिमिलर पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं दैट इज द कोहेसिव फोर्स। तो ओवरऑल होता ये है, अब जस्ट इमेजिन करें कि यहाँ पे ये जाइलम का मे बी ये लोअर पार्ट है, ये इसका अपर पार्ट है, यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल है। जब लीफ की सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट होगा, क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसको जो वाटर मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट होंगे लीफ की सरफेस से, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो वेन्स ऑफ लीव्स में मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इन वाटर मॉलिक्यूल के साथ की तरफ कहेंगे पुल होगा, और अट्रैक्शन की वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इस वाटर मॉलिक्यूल को अपवर्ड्स पुल करेगा। इस तरीके से पूरे का पूरा कॉलम अपवर्ड्स पुल हो जाता है, राइट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर एक तस्बीह है उसमें लाइक दाने इस तरीके से परोए गए हैं कि दाने सारे के सारे उनके आपस में से वो वो मैग्नेटिक हैं, वो आपस में मैग्नेट की तरह जुड़ते हैं। तो जब हम एक को पुल करेंगे तो सारे के सारे उसके पीछे पीछे जो है वो खींच जाएंगे। तो सेम आइडिया यहाँ पे भी है कि मैग्नेट की तरह सारे के सारे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स है। जब टॉप से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो पीछे पीछे पूरे का पूरा कॉलम जो है वो मूव करेगा। तो ये है कोहेजन टेंशन थ्योरी। ये एक कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ है जो कि कोहेजन टेंशन थ्योरी को और ट्रांसलेशन पुल को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ। हियर वी हैव गॉट द रूट्स, हियर वी हैव गॉट द स्टेम, हियर वी हैव गॉट द लीव्स। अब देखें कि लीफ की सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, और ये जो इवेपोरेटिव लॉस है वाटर का, इसको हम बोलते हैं दिस इज ट्रांसपिरेशन। अब जब वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं, दे आर डिपिक्टिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जब वाटर मॉलिक्यूल्स एनवायरनमेंट में जाएंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को लाइक अल्टीमेटली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब ये एनवायरनमेंट में जाएंगे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। जब नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स ओवरऑल जाइलम से वेन्स ऑफ लीव्स में मूव करेंगे, और चूंकि सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारे के सारे आपस में इनकी आपस में अट्रैक्शन है, तो जैसे ही टॉप से फ्यू मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, बॉटम वाला सारे का सारा जो कॉलम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे अपवर्ड्स मूव करेंगे, राइट। तो ये है बेसिकली ट्रांसपिरेशन पुल। तो अभी तक हमने दो चीजें डिस्कस की, एक रूट से मिनरल को अब्सॉर्ब किया जाता है इनटू द जाइलम, राइट। और जाइलम में हायर सॉल्ट्स और लेसर वाटर की वजह से
कह लें कि एक ओवरऑल फोर्स क्रिएट होती है जिसकी वजह से वाटर जब मूव करता है इनटू द जाइलम, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होता है, और वो पॉजिटिव प्रेशर जिसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं वो वाटर को अपवर्ड्स पुश करता है। और इसके मुकाबले में हमने पढ़ा कि टॉप से वाटर की इवेपोरेशन होती है जिसकी वजह से, या जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से पूरे का पूरा वाटर कॉलम जो है वो पुल किया जा रहा है टॉप से। तो मैंने स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था कि आपके ख्याल में वाटर जो है इसको पुश किया जाता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप या पुल किया जाता है, एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर डन। कि रूट प्रेशर बेसिकली वाटर को बॉटम टू टॉप पुश करता है, और ट्रांसपिरेशन पुल जो है नाम से ही जाहिर है टॉप से वाटर को बेसिकली पुल करना है। तो इस तरह से इन दोनों फोर्सेस की वजह से वाटर जो है वो मूव करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो ऑफ कोर्स बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस दे आर इन्वॉल्वड इन द एसेंट ऑफ सैप। अब यहाँ पे थर्ड माइनर मैकेनिज्म भी है जिससे वाटर जो है इसकी कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट हो सकती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, लाइक तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फोर्स है एसेंट ऑफ सैप में इन्वॉल्व हो सकती है। तो दिस इज बेसिकली अपटेक ऑफ वाटर बाय सेल वॉल कंपोनेंट्स। ठीक है, उसमें जैसे सेलुलोज है, पेक्टिन, लिग्निन वगैरह हैं, सेल वॉल के वो कंपोनेंट्स हैं जो कि खुद डिसॉल्व तो नहीं होते लेकिन वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये इम्बिबेशन है। तो ये होती भी रिवर्सिबल है। जैसे आप देखेंगे इस फोटोग्राफ के अंदर, यहाँ पे ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर की बॉटम में हमने कुछ ड्राई सीड्स डाले हैं और ऊपर पानी डाल दिया। तो ये जो ड्राई सीड्स हैं सारे के सारे स्वेल अप हो गए। तो ये कैसे हुए मैकेनिस्टिकली स्वेल अप? इनके ऑफ कोर्स सीड्स हैं, सेल से बने हैं। तो जो सेल्स हैं उनके इर्द गिर्द सेल वॉल्स हैं, और सेल वॉल्स के अंदर कंपोनेंट्स हैं सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन वगैरह। तो उन्होंने क्या करना है, वाटर को अब्सॉर्ब कर लेना है, और अब्सॉर्ब करके ऑफ कोर्स उन्होंने स्वेल अप हो जाना। सो हियर वी गॉट द स्वोलन सीड्स, यू कैन सी। जैसे आप देख सकते हैं कि इवन यही काम होता है एग्जैक्टली जब हम ओवरऑल एक बीज को सॉइल में सो करते हैं, तो वो वाटर को अब्सॉर्ब करके पहले वो स्वेल अप हो जाता है, उसके बाद फिर अल्टीमेटली उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, राइट। सो बहरहाल इम्बिबिशन जो है बेसिकली अब्सॉर्प्शन या अपटेक ऑफ वाटर है बाय सेल वॉल कंपोनेंट्स, ये भी एसेंट ऑफ सैप में इसकी किसी हद तक इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो सकती है। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक फिनोमेना है छोटा सा जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग क्या है? दिस इज बेसिकली फ्लो ऑफ सैप फ्रॉम द कट एंड्स और सर्फेसिस ऑफ द लीव्स एटसेट्रा, राइट। तो ये जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं कि ये सैप का फ्लो है ओवरऑल कट एंड से लीफ की सर्फेसिस से, राइट। तो मोस्टली इट्स सीन इन द लैंड प्लांट्स इन स्प्रिंग सीजन। तो ये जो फिनोमेना है ब्लीडिंग का, ये हम लैंड प्लांट्स में खास तौर पे, और वो भी स्प्रिंग सीजन में जब एनवायरनमेंट के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है उस वक्त हम इसको ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेकेंडली रूट प्रेशर, ये इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं ब्लीडिंग में। तो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्लीडिंग इज ड्यू टू विच फिनोमेना, तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एज वेल एज द रूट प्रेशर। मतलब किस सीजन में ब्लीडिंग प्लांट्स में होती है? खास तौर पर होती है स्प्रिंग सीजन में। Alright, so this was about the ascent of sap, and now we are going to talk about the transpiration. अब ट्रांसपिरेशन के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन, ए ऑप्शन इज रूट्स, बी ऑप्शन इज लीव्स, सी ऑप्शन इज बार्क एंड डी ऑप्शन इज स्टेम। तो बेसिकली जो लेंटिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द बार्क। ये कुछ ओपनिंग्स होती हैं, लाइक स्टोमेटा लाइक ओपनिंग्स होती हैं, तो स्टोमेटा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बार्क में प्रेजेंट होती हैं एसेंशियली, राइट। सो लेंटिकल्स बेसिकली दे आर ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द बार्क, जहाँ से ऑफ कोर्स ट्रांसपिरेशन हो सकती है। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं ट्रांसपिरेशन को। ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या है? ये प्लांट सरफेस से एनवायरनमेंट की तरफ वाटर का इवेपोरेट होना, लाइक जब प्लांट की सरफेस से इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द ट्रांसपिरेशन। यू सीन हियर इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये होती कैसे ट्रांसपिरेशन? इट टेक्स प्लेस थ्रू नंबर 1 द थिन क्यूटिकल, जिसको हम बोलेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, विच इज 5 to 7% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन। सेकेंडली ट्रांसपिरेशन होती है थ्रू लेंटिकल्स, विच आर स्पेशल ओपनिंग्स इन द bark of the tree, right? और इनके थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होगी उसको बोलेंगे द लेंट्रिकुलर ट्रांसपिरेशन, which is 1 to 2% of the total transpiration।
और थर्ड नंबर पे जो ट्रांसपिरेशन होती है या जो इवेपोरेटिव लॉस होता है वाटर का, वो होते हैं वाया स्टोमेटा, राइट। और इस ट्रांसपिरेशन को हम बोलेंगे दिस इज द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, और यही बेसिकली मेजर ट्रांसपिरेशन का वे है। 90% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन दैट टेक्स प्लेस वाया द स्टोमेटा। अब एग्जाम कई दफा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा फैक्टर है जो कि ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज करता है या नहीं करता। लाइक एग्जाम आपको डिफरेंट फैक्टर्स की एक लिस्ट दे सकता है और आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज और डज नॉट इंक्रीज द ट्रांसपिरेशन, राइट, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सेप्ट एंड सो ऑन। इस तरह से एग्जाम आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपिरेशन पे असरअंदाज होने वाले सारे फैक्टर्स का आपको पता होना चाहिए। उन सबको यहाँ पे मैंने सम अप किया है। नंबर 1, लाइट जितनी ज्यादा होगी, ये सम मैंने इस तरीके से किया कि ये सारे मैंने वो फैक्टर्स लिस्ट किए हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज करेंगे, राइट। इंक्रीज के लिए ये फैक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स डिक्रीज के लिए ऑपोजिट हो जाएंगे सारे के सारे। तो नंबर 1 लाइट, लाइट जो है ये ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज, जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगी। जैसे डे टाइम पे ट्रांसपिरेशन ऑफ कोर्स ज्यादा होती है, ऑलराइट। और उसके अलावा लाइट का बड़ा गहरा इन्फ्लुएंस होता है। ऑफ कोर्स डायरेक्ट जो लाइट है वो थोड़ा सा टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रही होती है, और लाइट जो ऑफ कोर्स स्टोमेटा की ओपनिंग के अंदर भी इन्वॉल्व होती है। तो समहाउ प्रेजेंस ऑफ लाइट इंक्रीजेस द ट्रांसपिरेशन। सेकेंडली, इंक्रीज टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एज अ कंपनसेशन कूलिंग कॉज की जाती है, राइट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, लाइक नून के टाइम पे ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम होगी, सुबह के टाइम पे बहुत कम होगी, इवन इवनिंग टाइम पे बहुत कम होगी, नून के टाइम पे बिल्कुल मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होगी, राइट। नाइट टाइम पे तो रिलेटिवली और भी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह क्या है कि जो टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अल्टीमेटली एज अ कंपनसेशन कूलिंग कॉज की जाती है। सो अगर ओवरऑल 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, राइट, 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, मे बी अगर टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो डबल हो जाएगा। ये एक फिगर है जो आपको याद रखना है कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर ट्रांसपिरेशन रेट इट डबल्स। यहाँ पे एक मेजर एक्सेप्शन टू द रूल है कि स्टोमेटा दे क्लोज एट वेरी हाई टेम्परेचर। हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन जो है ये हो रही होती है वाया द स्टोमेटा, दैट इज 90% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन। तो ठीक है 20 to 30, 30 to 40 में भी इस तरह 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ट्रांसपिरेशन रेट डबल होगा, ताकि कंपनसेटरी कूलिंग कॉज की जा सके और प्लांट जो है उसको बिल्डिंग से बचाया जा सके। लेकिन अगर टेम्परेचर ट्रेमेंडसली हाई हो गया है, मे बी इट्स मोर देन 50 नाउ, अब अगर बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी, तो इससे प्लांट की डेथ जो वाटर की शॉर्टेज की वजह से हो सकती है। नाउ कंजर्विंग वाटर इज द मेजर प्रायोरिटी, राइट। तो अब इसीलिए वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और इससे उल्टा ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी। सो हाई टेम्परेचर पे ट्रांसपिरेशन बढ़ती है, लेकिन ट्रेमेंडसली हाई टेम्परेचर पे ट्रांसपिरेशन उल्टा कम हो जाएगी। दिस इज एक्सेप्शन टू द रूल एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। देन डिक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तब भी जो ट्रांसपिरेशन है ये कम हो जाती है। उसके बाद फिर ह्यूमिडिटी और वेपर प्रेशर, अगर एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी कम है और वेपर प्रेशर कम है तो इससे भी ट्रांसपिरेशन जब वो ज्यादा हो जाएगी। तो डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड अगर है, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड से भी ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, राइट। और डिक्रीज ह्यूमिडिटी और वेपर प्रेशर से भी ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी। तो उसके बाद फिर अगर हवा तेज चलती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हवा तेज चल रही हो तो जो क्लॉथ्स हैं जिनको हम धो के बाहर फैलाते हैं वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं। सिमिलरली जो क्योंकि वहां से वाटर इवेपोरेशन ज्यादा इजीली हो जाती है विंड की वजह से, सिमिलरली प्लांट की सर्फेसिस से भी विंड की वजह से ज्यादा इजीली वाटर इवेपोरेट होता है। सो इंक्रीज्ड विंड इट एक्चुअली इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। और इसी तरीके से अगर एक प्लांट को वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी जाए, ऑफ कोर्स fear to lose water, this is not a problem now, right? So इससे भी जो प्लांट है कई दफा जो ट्रांसपिरेशन है उसको इंक्रीज कर देता है। So increase the availability of water
बेसिकली इट ऑल्सो इंक्रीजेज द ट्रांसपिरेशन। और वंस अगेन याद रखिएगा कि डिक्रीज कि ओवरऑल यही सारे के सारे फैक्टर एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएंगे सो एज टू डिक्रीज द ट्रांसपिरेशन। एग्जाम क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज और डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड सो ऑन। तो ये यहाँ से मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फॉर्मेट होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम असेसरी एक टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, हम उसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए बेसिकली टू मेजर हाइपोथेसिस हैं जो कि प्रपोज्ड हैं। एक है पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस कि पोटेशियम आयंस के जरिए किस तरह से जो स्टोमेटा है जो कि ओपनिंग्स हैं जिनके जरिए मेनली ट्रांसपिरेशन हो रही होती है, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होती है स्टोमेटा की। इसमें देखिए याद रखिएगा कि स्टोमेटा जो है उसके अंदर हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं और उसके अंदर हमारे पास जो है वो ये लाइक दिस इज द गार्ड सेल और ये हमारे पास पोर है जिसके अंदर से गैसेज और वाटर वेपर वगैरह गुजर सकते हैं। तो ये जो गार्ड सेल है जब ये स्वोलन होगा तो स्टोमेटल पोर ओपन होता है, और ये जो गार्ड सेल है जब ये फ्लैसिड होगा तब जो स्टोमेटा है ये क्लोज होगा। तो ये तो एक चीज़ हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गार्ड सेल्स को टर्जिड बनाती हैं या स्वेल कराती हैं, सिंपली टर्जिड का वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, टर्जिड बनाती हैं, राइट, जो कि स्टोमेटल ओपनिंग कॉज करेंगी। और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसकी फ्लैसिडिटी कॉज करती हैं और उससे स्टोमेटल क्लोजिंग उन्होंने कॉज करती हैं। तो इसमें एक तो पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस है जो सीन है, जिसे ड्यूरिंग डे लाइट क्या होता है पोटेशियम आयंस जो हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द गार्ड सेल्स। जो गार्ड सेल्स हैं बेसिकली पोटेशियम आयंस को डे टाइम में एक्यूमुलेट कर लेते हैं। उससे क्या होता है गार्ड सेल्स के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इंक्रीज सॉल्ट कंसंट्रेशन इसकी वजह से वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है। और आपको पता है कि वाटर ने हमेशा किसको फॉलो करना है, सॉल्ट्स को फॉलो करना है। तो जब पोटेशियम ज्यादा अंदर एक्यूमुलेट हो गया, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, इससे एंड ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होगी, सो वाटर वुड मूव इनटू द डायरेक्शन ऑफ सॉल्ट्स जो कि एक्यूमुलेटेड है गार्ड सेल्स के अंदर। उससे क्या होगा गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे जिसकी वजह से स्टोमेटा ने ओपन हो जाना है। एग्जैक्टली ऑपोजिट हैपन एट द नाइट, जैसे ड्यूरिंग नाइट और डार्क क्या होगा गार्ड सेल्स से लूज है पोटेशियम जिसकी वजह से सोल्यूट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा और वाटर उल्टा अब गार्ड सेल्स से आउटवर्ड्स मूव करेगा, जिसकी वजह से जो टर्जिडिटी है गार्ड सेल्स की वो डिक्रीज होगी और स्टोमेटा ने हो जाना है क्लोज। अब एक और मैकेनिज्म भी है, एक और हाइपोथेसिस भी है प्रपोज्ड रिगार्डिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, दैट इज द स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इसमें देखें कि लाइट में क्या होता है, कोर्स ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट इज कैरिंग आउट द फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है। तो जिसकी वजह से डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होगी, उसकी वजह से क्या होगा जो पीएच है वो इंक्रीज होगी, राइट। जब पीएच इंक्रीज होगी तो जो स्टार्च है इसने कन्वर्ट होना है इनटू शुगर, बिकॉज इंक्रीज्ड पीएच इट प्रमोट्स द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। ओके, अब जो स्टार्च है ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है, जबकि जो सिंपल शुगर है लाइक मे बी ग्लूकोज ये वाटर में सॉल्युबल है। कोई भी चीज उसके लिए ऑस्मोटिकली एक्टिव होने के लिए जरूरी है कि वाटर में सॉल्युबल है। सेल के अंदर अगर स्टार्च है इट कैन नॉट पुल वाटर इनटू द सेल क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल। हाँ, अगर सेल के अंदर सॉल्ट्स हैं या सेल के अंदर ग्लूकोज है, एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो सकती है, इट कैन पुल वाटर। तो अगर इंक्रीज पीएच होगी तो स्टार्च ऑफ कोर्स स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, स्टार्च की जब कन्वर्जन होगी इनटू द ग्लूकोज उससे क्या होगा सेल के अंदर ओवरऑल जो है वो लाइक ये अगर हम खास तौर पे बात कर रहे हो इसके गार्ड सेल्स की स्टोमेटा के, तो अगर उसमें ये काम हो रहा है कि वहां पे स्टार्च की कन्वर्जन हो रही है इनटू शुगर। सो वंस अगेन इसको हम रिवाइज करते हैं कि डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस होगी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, पीएच इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से स्टार्च ने ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना है, एंड दिस इज हैपनिंग इन द गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा। उसकी वजह से क्या होगा गार्ड सेल्स के अंदर सेल सैप की जो कंसंट्रेशन है या टोनिसिटी है वो इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से एंड ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होगी, जिसकी वजह से टर्गो प्रेशर इंक्रीज करेगा और गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, जिसके नतीजे में स्टोमेटा विल ओपन। ऑपोजिट हैपेंस इन द डार्क, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज है, जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से शुगर की स्टार्च में कन्वर्जन को प्रमोट किया जा रहा है,
ऑफ कोर्स स्टार्च इज इनसॉल्युबल, तो इससे क्या होगा, सेल सैप की कंसंट्रेशन या सेल के अंदर जो टोनिसिटी है वो रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो वाटर है वो वहां से बाहर की तरफ चला जाएगा, गार्ड सेल से बाहर मूव करेगा, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर डिक्रीज होगा और स्टोमेटा जो है ये क्लोज हो जाएंगे। राइट, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो इस फोटोग्राफ में, इस बेसिकली टेबल में मैंने कोशिश की है कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के दोनों हाइपोथेसिस हैं उनको मैं सम अप कर दूं। लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल यू सीन हियर। इसमें हमारे पास ये स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है और पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस है। अब दोनों हाइपोथेसिस में ओपनिंग क्लोजिंग कैसे कैसे हो रही है इसको हम सम अप कर लेते हैं। देखें, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस में इंक्रीज ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस की वजह से टर्जिडिटी कॉज करता है ऑफ द गार्ड सेल्स, जिसकी वजह से ओवरऑल हो जाती है ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, जैसे कि इस केस में हुआ हुआ कि ये गार्ड सेल टर्जिड है और स्टोमेटा ओपन है। और नाइट टाइम पे जब ग्लूकोज डिक्रीज होगा, उसकी कन्वर्जन होगी इनटू द स्टार्च, राइट, तो अब जो इससे क्या होगा, टोनिसिटी डिक्रीज होगी, जो गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगे, जब फ्लैसिड हो जाएंगे इट वुड रिजल्ट इनटू द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, जैसे कि ये राइट हैंड साइड वाली डायग्राम में शो किया गया। और पोटेशियम आयन की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली ओवरऑल क्या होता है, जब पोटेशियम इंक्रीज होता है उससे क्या होगा, जब एक्टिव पंपिंग होती है इनटू द गार्ड सेल्स डे टाइम में, तो इससे क्या होगा, उससे सॉल्ट कंसंट्रेशन इनसाइड द गार्ड सेल्स बढ़ती है, तो इट कॉज द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, जिसकी वजह से स्टोमेटल ओपनिंग हो जाती है। और इसके बरक्स नाइट टाइम पे क्या होता है, पोटेशियम की लीकिंग होती है फ्रॉम गार्ड सेल्स टू द आउटर एनवायरनमेंट। डिक्रीज पोटेशियम की वजह